तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर 53 हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इसमें हम बात ये करें कि हम बेसिक प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ रहे थे, सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आज प्रक्षेप्य गति को हम ख़त्म कर देंगे जी। ठीक है, तो लास्ट में हमने तीनों प्रक्षेप्य गति जो लास्ट वाली तीनों थी उन सब का हमने दोबारा से कंपैरिजन भी देख लिया था। आज की जो मेन क्लास है वो है जी सापेक्ष प्रक्षेप्य गति की। सापेक्ष गति पढ़ रहे हैं हम आज थोड़ी सी। ठीक है, प्रक्षेप्य में बहुत ज़्यादा सापेक्ष गति तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो हमें सापेक्ष गति किस तरह से पढ़ना है, एक दूसरे के सापेक्ष हमें काम करना है। तो देखते जाइए जी ध्यान से। बात ये कि जी मैं बोलूं कि जी यहाँ पर एक बस है, ठीक है, यहाँ पर एक बस है और जो u वेग से आगे जा रही है, ये समझ लीजिए एक बस u वेग से आगे जा रही है। बस के ऊपर से एक व्यक्ति है जो u वेग से एक वस्तु को फेंकता है। एक बार बोलें बस की दिशा में है, एक बार चलो मैं इसको थीटा कोण की बजाय मैं इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ थीटा कोण भी नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर फेंक दीजिए हमने बॉल। एक व्यक्ति बस की छत पे लेटा हुआ था, एक व्यक्ति वो बस की छत पे लेटा हुआ है और वो बॉल को ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक देता है। ठीक है, क्या होगा थोड़ी देर में? बस तो आगे जा रही है जी, इसका कोई वेग, बस का वेग ले लीजिए, बस का वेग। ठीक है जी, u वेग किसके सापेक्ष है? u धरातल के सापेक्ष नहीं है, u बस के सापेक्ष है। भाई हम कई बार ऐसे ना चलते चलते बस में लेटे हैं तो ऊपर कोई बॉल फेंकते हैं। तो सबसे पहली बात, u वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग बस के सापेक्ष, वस्तु का वेग है और बस के सापेक्ष है जी। समझ गए? v क्या है बताओ? ये बस का वेग है जी, बस का वेग धरातल के सापेक्ष। ठीक है, बस का वेग हो गया धरातल के सापेक्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ी देर में मैं कहता हूँ जी बस यहाँ पर आ जाती है, थोड़ी देर में बस तो चल ही रही है, तो बस यहाँ पर आ गई, तो क्या होगा बताओ? तो ये बॉल वापस हाथ में आ जाती है, बॉल वापस हाथ में आ जाएगी जी, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली वैलिड है। इसके लिए क्या कंडीशन क्या है? बस नियत वेग से चलनी चाहिए, ये वेग बदलना नहीं चाहिए, नियत वेग, न दिशा बदलनी चाहिए, ये वेग नियत होना चाहिए। तो होगा क्या? तो ऐसे होगा जी, जो मैं आपको बताऊं, u वेग से जो आपने नीचे फेंका था ये ऊपर जाएगा और ये इस तरह से इसके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अब किसको क्या दिखेगा? यही तो सापेक्ष गति होते हैं ना जी। जैसे हम एक बी में गति में पढ़ के आए थे, एक बस में दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में हैं, एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं तो रुके हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे के सापेक्ष अगर वो बात करेंगे तो वो दोनों गति में हैं, किसी के सापेक्ष, नाम ही सापेक्ष है। तो अब एक आदमी यहाँ पर बैठा है जिसने बॉल फेंकी है, उसको मैं आदमी ए बोल रहा हूँ, जिसने बॉल फेंकी है। ठीक है, आदमी ए, और एक आदमी खड़ा है जी धरातल पे, जो ये सारी कहानी देख रहा है कि ये ए आदमी कर क्या रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है। तो ये जो धरातल पर खड़ा दूसरा आदमी है, इस आदमी को मैं बी आदमी बोल देता हूँ, ये सारी कहानी देख रहा है जी। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ए को क्या दिखेगा? ए को बॉल का
पथ, ऊर्ध्वाधर बॉल का पथ ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में दिखेगा। ए को बॉल का पथ ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में दिखेगा जी, ये ए को दिख रहा है। बी को, जो बाहर खड़ा है उसको सामने है भाई, वो रुका हुआ है उसको सामने ये रेड कलर वाला दिख रहा है। ए को तो क्या दिखेगा, आपने बॉल ऊपर फेंकी, वापस आप उसको लगेगा बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई। बॉल ऊपर जाके नीचे आती तो क्या बस रुकी हुई थोड़ी है, बस तो चल रही है ना जी। जब बॉल आपने ऊपर फेंकी तो क्या बस वापस यहीं पर थोड़ी है, बस तो वहां चली गई। ए को बॉल का पथ ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में दिखेगा, जबकि बी को बॉल का पथ प्रक्षेप्य गति दिखेगा। बी को बॉल का पथ है वो प्रक्षेप्य गति दिखेगा जी। इस बी को जो धरातल पे खड़ा है उसको जो बॉल का पथ है वो एक प्रक्षेप्य गति में दिखाई देगा। बात समझ गए? और बोलूं तो जिस व्यक्ति ने बॉल फेंकी है उसी के हाथ में वापस बॉल जाएगी, बशर्ते कंडीशन क्या है, परंतु शर्त क्या है? शर्त यह है कि बस नियत वेग से चलनी चाहिए, बस नियत वेग से एक ही दिशा में जानी चाहिए, एक ही सीधी दिशा में, सरल रेखा में, एक ही दिशा में गतिमान हो, ये कंडीशन है। वस्तु एक रेखा में चलनी चाहिए, सीधी रेखा में वस्तु चलनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है जी, तभी उसके हाथ में आएगी, अदरवाइज उसके हाथ में आएगी नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है आगे, ये तो पहला केस था, बस नियत वेग से चल रही थी। अब जरूरी नहीं है कि बस हमेशा नियत वेग से चले। दूसरी बात है जी, त्वरित गति से गतिमान वस्तु, त्वरित वस्तु से गतिमान बस है वो त्वरित गति से गतिमान है, ठीक है। तो अब समझिए कहानी क्या है। बस इस बार त्वरण है जी, ये बस का त्वरण है। बस किसी त्वरण से चल रही है जी, बस इस बार किसी त्वरण से चल रही है। तो क्या होगा, क्या लड़के के हाथ में आएगी बॉल? नहीं आएगी जी। बॉल वो यहां से फेंकेगा ऊपर, बॉल का पथ प्रक्षेप्य गति होगा, लेकिन वो बस आगे निकल जाएगी और बॉल यहां गिर जाएगी। मतलब उसके हाथ में नहीं आएगी, उससे थोड़ी पीछे गिरेगी। बस पे भी गिर सकती है लेकिन उसके हाथ में नहीं आएगी। भाई लड़के ने अपने हाथ से बॉल फेंकी है, यहाँ पर लड़का है और उसने अपने हाथों से अगर बॉल फेंकी है तो लड़का अब यहीं पर है, देखो
उसके हाथ यहीं हैं, वो सोच रहा था बॉल आएगी आएगी, ऐसे बैठा है लेकिन बॉल नहीं आई। ठीक है, तो यदि त्वरित गति से गतिमान वस्तु की छत से, या कहीं से भी हो सकता है वैसे तो, छत से कोई वस्तु ऊपर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सीधी ऊपर होती है, ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंकें तो वह वस्तु व्यक्ति के पीछे जाके गिरेगी। ठीक है, और उसको पथ भी प्रक्षेप्य गति दिखेगा। भाई जब उसके हाथ में ही नहीं आई, ए को मानो या बी को मानो, पथ प्रक्षेप्य गति होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली बात क्या है जी, त्वरित गति से तो गतिमान थी, अब अगर ये मंदित गति से हो जाती तो? भाई अमंदन हो रहा है, भाई ब्रेक मार रहे हैं, तो लगाओ दिमाग, क्या होता बताओ? हाथ में आती क्या? नो नो नो, हाथ में अब भी नहीं आएगी। पिछली बार उसके पीछे गिरी थी और इस बार आगे जाके गिरेगी। देखो, वस्तु का वेग बस के सापेक्ष u से आपने फेंकी, लेकिन ये इस बार मंदन है, माइनस त्वरण, इसको मैं मंदन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या, थोड़ी देर में बस यहाँ पर आएगी जी, थोड़ी देर में बस यहाँ ही अवमंदन गति से माइनस त्वरण से ब्रेक मार रही है, बस धीरे धीरे चल रही है। तो जो ये बॉल आपकी जो थी वो इस व्यक्ति ने यहाँ से फेंकी थी, वो बॉल इसके ऐसे गिरेगी। तो बात क्या, देखो, अवमंदित गति से गतिमान वस्तु से कोई बॉल ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकें, उधर ऊपर फेंकी जाए तो, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाए तो बॉल वापस उसके हाथ में नहीं आएगी, बॉल उससे आगे जाके गिरेगी, बॉल उससे आगे जाके गिरेगी। ठीक है, और पथ वही प्रक्षेप्य गति होगा, चाहे ए देखे या बी देखे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब अभी तक तो हम सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहे थे, अभी तक तो हम ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहे थे। अब केस क्या आएगा, अब हम किसी कोण पर फेंकेंगे, अब हम किसी कोण पर फेंकेंगे, तब देखना आप।
किसी कोण पर जब फेंकेंगे तो उसका क्षैतिज घटक भी होगा, क्योंकि अभी तक तो खाली ऊर्ध्वाधर घटक ही था। तो क्षैतिज घटक आएगा, वो बस की जो चाल है उसको भी प्रभावित करेगा। भाई बस की चाल से वह प्रभावित होगा, ऐसे बोलना चाहिए। अब देखो, अब क्या है, केस क्या है जी, गतिमान पहले क्षैतिज करते हैं फिर ऊर्ध्वाधर भी करेंगे। यदि क्षैतिज गतिमान वस्तु मत लो, वाहन ले लो, बस ले सकते हो, गाड़ी, ट्रेन, कुछ भी। क्षैतिज गतिमान वाहन से किसी कोण पर प्रक्षेपण, क्षैतिज कोई गतिमान वाहन लेते हैं और उससे हम किसी कोण पर प्रक्षेपण करने जा रहे हैं जी, बात यह है। अब देखो, ये बस है, समझना, अच्छा केस है ये। ये बस का वेग है, धरातल के सापेक्ष होता है ये, और यहां से आपने एक बॉल फेंक दी जी, ठीक है, यहां से एक बॉल फेंक दी इधर u वेग से थीटा कोण पर। इस बार थीटा कोण पर प्रक्षेपण किया हमने। अभी तक हम ऊपर फेंक रहे थे, इस बार थीटा कोण से फेंक रहे हैं। तो बात समझिए, घटक क्या है इसका, एक क्षैतिज घटक आएगा जो कि है जी u cos थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर घटक आएगा जो कि है जी u sin थीटा। ठीक है, u cos थीटा, u sin थीटा, दो घटक हैं जी, समझ रहे हो जी। ठीक है, क्षैतिज घटक u cos थीटा है, वेग आ गया। तो अब बात क्या है, अब बॉल का दो घटक हो गए जी, देख लेना। बॉल का क्षैतिज वेग कितना हो गया बताओ, ux, u cos थीटा तो है ही है, प्लस में बस का वेग, बॉल का ऊर्ध्वाधर घटक, बॉल का ऊर्ध्वाधर वेग, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये y दिशा का वेग था, ये u sin थीटा ही रहेगा। इसमें थोड़ी बस हवा में थोड़ी उड़ी है, बस हवा में नहीं उड़ी। तो वो चीज बदल जाएगी जो क्षैतिज घटक पे निर्भर करती है। कौन कौन सी चीज बदल जाएगी भाई, ये जो बॉल आपने फेंकी है ये कैसे जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से आपने फेंकी है, ये यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब बात समझिए, बात क्या है, t क्या था जी, 2uy/g, यानी t निर्भर करता है ऊर्ध्वाधर घटक पर। ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ऊंचाई निर्भर करती है जी y घटक पर। परास x घटक पे भी है और y घटक पे भी है, दोनों पे निर्भर करता है ये, ठीक है। क्या y घटक बदला, जी नहीं, y घटक नियत है, x घटक बढ़ गया तो आप क्या बोलोगे, ये नियत और ये बढ़ गया, तो हम बोलेंगे उड़न काल और ऊंचाई नहीं बदलेंगे, परंतु क्षैतिज परास बढ़ेगा, ठीक है, क्षैतिज परास बढ़ जाएगा। अब ये तो आपने बस की दिशा में फेंका है, अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो, जैसे
ये बस है और ये इधर जा रही है और मैंने इधर फेंक दिया जी किसी कोण से, तो ये घटक तो आ जाएगा जी u वेग u है, तो ये घटक आ जाएगा जी u cos थीटा और ये घटक u sin थीटा। तो इस बार क्या होगा, क्षैतिज घटक क्या आएगा, बस का वेग माइनस u cos थीटा। आप कहोगे जी u को बिल्कुल u cos थीटा माइनस भी बस का वेग ले सकते हैं, जो ज़्यादा कौन सा है वो देख लेना, इसका परिमाण ले सकते हो आप। y दिशा u sin थीटा नियत, y दिशा नियत है और x दिशा का वेग माइनस हुआ है, घटेगा। तो क्या बोलें, t और h y पर निर्भर करते हैं, t और h नहीं बदलेंगे, लेकिन r घट जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? भाई वस्तु क्या हो जाएगी, यहाँ से फेंकी और तुरंत यहीं गिर जाएगी, परास घट जाएगा जी, उसका परास उसका कम हो जाएगा। क्लियर है बातें? T है, H है, R है, सारी बात क्लियर हो रही है जी। अगली बात क्या है जी, तो हम अगली बात पे बढ़ रहे हैं। तो देखो अभी तक हमने क्षैतिज गतिमान वस्तु से फेंका है, आप ऊर्ध्वाधर गतिमान वस्तु भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तक हमने क्षैतिज गतिमान वस्तु ही ली है। अब ऊर्ध्वाधर गतिमान वस्तु हो तो देखो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर गतिमान, तो ऊर्ध्वाधर गतिमान कौन होता है, लिफ्ट। लिफ्ट वही 4 केस बना सकते हैं। देखो तो मैं सारी चीज बता देता हूँ। केस 1, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है जी। पहला केस, भाई आप त्वरण से जाओ या नियत वेग से जाओ वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला केस है जी, लिफ्ट ऊपर जा रही है, L4 लिफ्ट का वेग है। दूसरा केस मैं लेता हूं जी, लिफ्ट ऊपर की बजाय नीचे जा रही है, ये समझ लेता हूं। यहां पर भी मैं बोलता हूं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट नीचे जा रही है, ये 4 केस ले लेता हूं जी। VL, व्हाट इज VL, लिफ्ट का वेग धरातल के सापेक्ष, लिफ्ट का वेग है जी धरातल के सापेक्ष। ठीक है, तो सुनो बात, कहानी क्या है। अब यहां से हम एक वस्तु फेंक रहे हैं जी, यहां से हम एक वस्तु फेंक रहे हैं। एक बार तो मैं कहूँ वस्तु मैं ऊपर फेंक रहा हूँ u वेग से, यहाँ पे भी मैं कहूँ वस्तु हम ऊपर फेंक रहे हैं u वेग से, ऊपर ही फेंकेंगे लिफ्ट में, तो नीचे तो फेंकने से रहे, नीचे तो बंद होती है लिफ्ट। अब यहाँ ले लेते हैं जी कि हमें ऊपर फेंकने की बजाय हम यहाँ से किसी कोण पर फेंक रहे हैं u वेग से, थीटा कोण पर। और सेम केस हम यहाँ ले लेते हैं कि हम u वेग से फेंक रहे हैं थीटा कोण पर। समझ गए? ये सारी कहानी, ये चारों केस हम डिस्कस कर रहे हैं। थीटा वेग पर फेंक रहे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है।
तो समझिए जी बात क्या है। इसमें क्या होगा भाई, जैसे आप फेंकोगे लिफ्ट भी ऊपर जा रही है तो वाई दिशा का वेग बदलेगा जी। वाई दिशा का वेग, वस्तु ऊपर जाएगी और तेजी से, ठीक है। वाई दिशा का वेग कितना हो जाएगा जी, वास्तु में वाई दिशा का वेग में परिवर्तन आएगा। वाई दिशा का वेग है वस्तु का वेग प्लस में लिफ्ट का वेग। क्या एक्स दिशा का वेग है? यहाँ तो एक्स दिशा का वेग है ही नहीं, जीरो है, तो प्रक्षेप्य गति होगी ही नहीं। ये तो एक भी में गति समझ सकते हो आप, सीधी रेखा में गति होगी, सीधी रेखा में गति है जी, ठीक है। यहाँ बोले लिफ्ट नीचे जा रही है जी, इस बार ये लिफ्ट ऐसे बांध सकते हो यहाँ से, मतलब जो उसका लिफ्ट की जो स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, नीचे जा रही है। तो वाई दिशा का वेग कितना होगा बताओ? वाई दिशा का वेग तो वही होगा जी, लिफ्ट का वेग ले लो या u माइनस लिफ्ट का वेग ले लो। u माइनस लिफ्ट का वेग, क्या एक्स दिशा के वेग में कोई परिवर्तन आया? नो। ये भी कैसी, ये भी सीधी रेखा में गति है, ठीक है। अब यहाँ हो गई जी प्रक्षेप्य गति। तो एक तो आएगा जी क्षैतिज घटक जो आएगा जी u cos थीटा, एक आएगा जी ऊर्ध्वाधर घटक जो आएगा जी u sin थीटा, एक आएगा जी क्षैतिज घटक और एक आएगा जी ऊर्ध्वाधर घटक। एक तो आएगा जी u cos थीटा और एक आएगा जी u sin थीटा, ये दो घटक आएंगे। लिफ्ट ऊपर जा रही है, क्या क्षैतिज वेग बदलेगा? जी नहीं, वो नियत रहेगा जी u cos थीटा। क्या ऊर्ध्वाधर वेग बदलेगा? बिल्कुल बदल गया जी। लिफ्ट के वेग में जोड़ दीजिए किसको? u sin थीटा को। एक ही दिशा में है और एक वस्तु की गति दूसरे वस्तु पर निर्भर कर रही है। अब मैं यहाँ बात करूँ, x दिशा के वेग कितना है जी? u cos थीटा ही है भाई, और y दिशा का वेग कितना हो जाएगा? u sin थीटा में से लिफ्ट का वेग कम करेंगे, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाली बात है, यहाँ तो x दिशा का वेग क्या है जी? नियत है। और ये क्या है? ये बढ़ रहा है, ये नियत है। और ये क्या जी? घट रहा है, ठीक है जी। तो बात फिर वही आ गई भाई, इसमें तो सीधी ऊंचाई आएगी ना जी, इसमें तो परास आएगा ही नहीं। इनकी तो क्या होती है? उड्डयन काल और ऊंचाई होती है। टी का सूत्र होता है 2u/g और ऊंचाई का सूत्र होता है u²/2g, ठीक है। दोनों में ये हमेशा वाई दिशा के ही वेग लिए जाते हैं इनमें। तो आप बोलें तो यहाँ तो ये वाई दिशा का वेग बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे टी और एच बढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं बोलूँ तो टी और एच दोनों घटेंगे। यहाँ परास के बारे में तो बात ही नहीं होती ना, परास की बात यहाँ होती है। टी, ठीक है, एच, ठीक है। परास में x और y दोनों घटक आते हैं, 2u sin थीटा u cos थीटा, तभी तो बनता है 2u² sin थीटा cos थीटा भाई जी। तो x घटक नियत है, y बढ़ेगा, y घटक बढ़ रहा है, तो तीनों बढ़ रहे हैं, t, h और r सभी बढ़ेंगे। यहाँ पर y घटक का वेग घट रहा है, तो उड्डयन काल, ऊंचाई और परास सभी घटेंगे जी। टी, एच और आर तीनों घटेंगे। समझ में आ रही है बात? भाई बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। अगली बात क्या है?
अब सुन लीजिए कहानी क्या है। अब आगे की बात हम करने जा रहे हैं जी, ठीक है। भाई हमने एक की बजाय अभी तक हमने एक प्रक्षेप्य देखा था, एक वस्तु को फेंक रहे थे, एक बार हमने ऊर्ध्वाधर स्थिति देख ली, एक बार हमने क्षैतिज स्थिति देख ली। अब अगर दो प्रक्षेप्य हों तो ये देखो, इसे सवाल मिलेंगे मॉड्यूल में, वहाँ पे और अच्छे से बताऊंगा। इसको आपने यहाँ U1 से मान लो, ये U2 से मान लो, ठीक है। तो ये U1 से ऐसे जा रहा है और ये मान लेते हैं U2 से ऐसे कहीं जा रहा है, ठीक है। मिल सकते हैं, टकरा सकते हैं, वो सारी बातें होएगी जब क्वेश्चन आएगा तब, डाटा पे डिपेंड करेगा जी वो तो बातें। तो ऊर्ध्वाधर घटक U1, इसका कोण θ1 ले सकते हो, sin θ1, U1 cos θ1, ठीक है जी। U2 sin θ2, यहाँ पे बोल दूँ मैं कोण ये θ2 है तो U2 cos θ2, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें डिस्कशन करेंगे जी सापेक्ष प्रक्षेप्य गति, एक दूसरे के सापेक्ष में। भाई यहाँ दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाई एक के ऊपर दूसरे गति थोड़ी है, ये तो बस एक डॉटेड लाइन है दोनों की। दोनों के x घटक अपने आप में अलग अलग है, एक के सापेक्ष दूसरे का y मतलब y घटक प्रभावित दोनों के अलग अलग हैं। अगर मैं उनके आपस में सापेक्ष क्षैतिज घटक देखूं तो भाई उनके आपस में आप सापेक्ष क्षैतिज घटक देखेंगे तो आप बोल सकते हो जी ये घटक इधर आ रहा है और ये घटक इधर आ रहा है, तो विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो हम इनको जोड़ देंगे जी। U cos θ1, भाई आप इसको मान लेते हैं प्लस का ले रहे हो, U2 cos θ2 को आपने प्लस का लिया, ठीक है। सापेक्ष लेते हैं तो इसको इधर लेंगे तो सीधा सीधा ही बोल सकते थे भाई जोड़ेंगे, भाई ये दिशा प्लस की होगी तो ये दिशा माइनस की हो जाएगी जी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो U1 cos θ1 प्लस U2 cos θ2, U1 cos θ1 प्लस U2 cos θ2, ठीक है। एक बात ये हो गई जी। अब दोनों कब टकराएंगे, टकराने की कंडीशन क्या है भाई? टकराने में दोनों का जो ऊर्ध्वाधर घटक है उड्डयन काल, भाई सेम टाइम पर वो वहां पहुंचे और सेम टाइम पर दूसरा वहां पहुंच जाए भाई, क्योंकि उड्डयन काल उच्चतम बिंदु तक जाने का जो समय है वो U sin θ/g है। जितने में एक पहुंचे उतने में दूसरा उस स्थिति में पहुंच जाए। जरूरी नहीं टक्कर उच्चतम बिंदु पे हो, हाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि टक्कर उच्चतम बिंदु पे, टक्कर कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, वो सवाल से समझ में आएगा, मॉड्यूल में कुछ सवाल है वो कराऊंगा। तो अभी तक हमने देखा था कि खाली y दिशा में त्वरण होता था। अब मान लेते हैं मैं कह रहा हूं जी हवा चल गई, हवा चलने लगी है क्षैतिज दिशा में, इसके भी कुछ सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। भाई मैं ये केस कह रहा हूँ जी क्षैतिज दिशा में हवा चलने लगी, तो आप कैसे करोगे इसको? भाई यहाँ से आपने इधर से हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा चल रही है तो कोई त्वरण देगी जी, तो x दिशा का त्वरण इस बार 0 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैं कहूँ कि बॉल यहाँ आपने फेंकी है, यहाँ से बॉल यहाँ फेंकी है, लेकिन हवा के कारण बॉल पर तो प्रभाव पड़ेगा जी, उसकी चाल घटेगी, ये बॉल थी। तो y दिशा का त्वरण तो -g ही है,
और x दिशा में लेंगे जी हवा के कारण त्वरण, भाई हवा के कारण त्वरण कितना है वो x दिशा का लिया जाएगा। तो इस बार आपको अगर जैसे उड्डयन काल परास कुछ भी निकालना होगा, जैसे ये निकालना हो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्षैतिज परास निकालोगे यू एक्स यू कोस थीटा इंटू में टी टाइम हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है जी। इस बार ए एक्स जीरो नहीं है, इस फार्मूले में ए एक्स है वो जीरो नहीं है। परास बढ़ेगा कि घटेगा, कॉमन सेंस लगाओ। भाई हवा चल रही है तो वो जल्दी गिराने की कोशिश करेगी, तो ये एक तरह का मंदन होगा, तो हम इसको माइनस के साथ लेंगे। ए एक्स है वो माइनस के साथ लिया जाएगा जी। हवा के कारण मंदन बोलें त्वरण बोल दें कुछ ही बोल दें, हवा के कारण वैसे मंदन ही बोलना चाहिए इसको। भाई हवा तो त्वरण दे रही है लेकिन वस्तु पर तो मंदन लग रहा है ना जी, वस्तु पर मंदन लग रहा है तो उसकी चाल तो घट रही है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये कहानी हुई जी यहाँ तक की। आगे की बात देखिए, आगे की बात क्या है भाई, अभी हमने हवा के कारण जो मंदन ले रहे हैं, वस्तु एक दिशा में जा रही थी दूसरी दिशा में वापस आ जाती है। अब इस पे और अच्छा एक क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में, वो क्या है देखो, मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी तो पूरा क्वेश्चन आएगा तभी बात बताएंगे। वो क्वेश्चन ये है कि जी आपने इधर से हवा आई, ठीक है, इधर से हवा चली, आपने वस्तु को यहाँ से फेंका जी थीटा कोण पर, वस्तु वापस आदमी के हाथ में आ जाती है। उच्चतम बिंदु है ये समझ लो, ये उच्चतम बिंदु है, यहां लिख देता हूं। वस्तु उच्चतम बिंदु तक जाती है, ऐसा लिखो, सवाल के रूप में लिखो, एक व्यक्ति वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंकता है, हवा के कारण बॉल या वस्तु जो भी है, वस्तु उच्चतम बिंदु, ये अंडरस्टूड है, नहीं लिखा हुआ तो भी समझना पड़ेगा कि उच्चतम बिंदु से ही वापस आएगी। वस्तु उच्चतम बिंदु तक जाकर वापस उसके हाथ में आ जाती है। व्यक्ति वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंकता है, हवा के कारण वस्तु उच्चतम बिंदु तक जाकर वापस उसके हाथ में आ जाती है। तो आप क्या कहोगे बताओ, तो आप क्या कहोगे, लगा समय कितना होगा, कितना होगा लगा समय बताओ। उच्चतम बिंदु तक जाने के समय यही होगा क्या, u साइन थीटा बाई जी, ऐसे निकालेंगे क्या। भाई हमने थीटा कोण से फेंका, आरंभिक वेग u था, थीटा कोण से आपने फेंका, ये u कोस थीटा हो गया और ये u साइन थीटा हो गया। तो वापस जो लगा समय वो सिर्फ u साइन थीटा नहीं आएगा, ठीक है, वो u साइन थीटा प्लस u साइन थीटा दो बार आएगा जी, यानी वो पूरा समय हो गया ना जी, उड्डयन काल हो गया, ठीक है, वो पूरा उड्डयन काल ही तो हो गया। ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई है और फिर वापस आई है, ठीक है जी, तो वो कुल उड्डयन काल 2u साइन थीटा बाई जी हो गया। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और काफ़ी बातें करी हमने इसके बारे में, बाकी हम अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। होमवर्क क्या है कंप्लीट कर लें, होमवर्क जो मैं आपको बताऊं ऑलरेडी हमने दे ही चुका हूं आपको होमवर्क। स्टेज 1 to 3, स्टेज 1 2 3 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं बचा है जी, मैंने सब कुछ बता दिया है प्रक्षेप गति में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।